जो भी आप करेंगे आप नहीं रोक सकते इस शराब को। कहते हैं कि इस पर कमीशन बैठेगी, ये तो आपने जबरदस्त काम किया। मैं अदालत में जा रहा हूँ, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस और उसके घर की जो सिक्योर लाइन थी, किसने उसकी टेप की और फिर लीक कैसे हुई? किस बात पे अदालत जा रहे हैं आप? जीआईटी तो बन गई है, पहले जीआईटी में जाएं, क्योंकि अब ये अदालत जाने का नहीं, आपके जेल जाने का वक्त है। सदर ने कहा कि कोई बैरूनी मुल्क साजिश नहीं हुई। मैं इस बयानिए से अग्री नहीं करता। अस्सलाम वालेकुम, प्रोग्राम तकरार के साथ मैं हूं इमरान सनाउल्लाह। हुकूमत ने बड़ी कोशिश की कि किसी तरीके से ज़िमनी इंतखाबात मुलतवी हो जाएं, लेकिन फैसला आ चुका है। इलेक्शन कमीशन में आज एक आला सतह इजलास हुआ जिसमें फैसला किया गया है कि 11 कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के जो हल्के हैं उनमें इलेक्शंस 16 अक्टूबर को ही होंगे। एक जानिब इमरान खान साहब बड़े बड़े जलसे कर रहे हैं और ज़िमनी इंतखाबात की उनकी भरपूर तैयारी है। इत्तलात के मुताबिक तकरीबन 55 जलसे वो अभी तक कर चुके हैं, लेकिन हुकूमती इत्तेहाद के पास कुछ भी नहीं है। लगता है कि हुकूमती इत्तेहाद की जानिब से ये मैदान इमरान खान साहब के लिए बिल्कुल खाली छोड़ा हुआ है। दूसरा मामला है जी, मुकदमे का एक और मुकदमा इमरान खान साहब पर दायर हो गया है और मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। फॉरेन फंडिंग तहकीकात के बाद ये मुकदमा दर्ज किया गया है। लगता यूँ है कि हुकूमत जो है वो इमरान खान के गिर्द घेरा मजीद तंग कर रही है। लॉन्ग मार्च की बात कर लेते हैं। लॉन्ग मार्च की जहां पर भरपूर तैयारियां की जा रही हैं, लेकिन उससे कुछ देर पहले ही पीटीआई को एक बड़ा धचका लगा है, क्योंकि सूबाई वज़ीर दाखिला पंजाब हाशिम डोगर ने अपनी वजारत से इस्तीफ़ा दे दिया है। चंद रोज़ पहले का जो उनका बयान था वो ये था कि पंजाब हुकूमत इस लॉन्ग मार्च में न्यूट्रल रहेगी और पंजाब हुकूमत के वसाइल को इसमें इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, लेकिन लॉन्ग मार्च से पहले उन्होंने खुद को ही लगता है कि न्यूट्रल कर लिया है। लॉन्ग मार्च के दावे के बाद पंजाब में इसके क्या असरात होंगे? पंजाब में तब्दीली की बातें हो रही हैं और नून लीग के रहनुमा हर जगह ये दावे करते हुए हमें नजर आ रहे हैं कि अगले महीने पंजाब में नून लीग की हुकूमत होगी। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से भी यही कहा जा रहा है कि 1-2 महीनों में वापस आ सकते हैं, लेकिन जो ख़ानदान के करीबी ज़राए हैं उनसे ये पता चला है कि नवाज शरीफ साहब ये कह रहे हैं कि जो दाग मुझ पे लगे हुए हैं, जो अदालती फैसलों के बाद जो दाग हैं, जब तक वो दाग नहीं मिटते मैं वतन वापस नहीं आऊँगा। और ख़ानदानी ज़राए का ये बताना है कि वो अगले साल वतन वापस आ सकते हैं। इन्हीं मामलात पर, पाकिस्तान की सियासत पर आज के इस प्रोग्राम बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर लिया है मुस्लिम लीग नून से बैरिस्टर दानियाल चौधरी साहब ने, उनको खुश आमदीद कहेंगे। इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा मुसरत जमशेद चीमा साहिबा भी हमें ज्वाइन कर चुकी हैं और सीनियर तजियाकार रज़ा रूमी साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सबसे पहले मैं रज़ा रूमी साहब, मैं आपकी जानिब आऊँगा। रज़ा साहब, अब तो ज़िमनी इलेक्शंस हो रहे हैं। एक जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जनरल इलेक्शंस मांग रही है और असम्बली से उन्होंने इस्तीफे भी दे दिए हैं। फिर उसी असम्बली में जाने के लिए इमरान खान साहब ने 55 जलसे भी कर दिए हैं, इलेक्शन भी कंटेस्ट कर रहे हैं। आखिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क्या पॉलिसी है और इस तमाम तर एक्टिविटी से क्या पॉलिटिकल गेन हो सकता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का? जी शुक्रिया। देखिए, सबसे पहले तो ये बात जो है वो उसकी वजाहत ज़रूरी है कि इमरान खान साहब अगर वो पार्लियामेंट को उस तरह से तवज्जो नहीं दे रहे, उनकी पार्टी जो है वो पार्लियामेंट से बाहर बैठी है, तो फिर ये जो मौजूदा ज़िमनी इंतखाबात हैं इनमें शिरकत का फैसला जो है वो क्यों वो उनकी पार्टी ने किया है। फिर तो उनको ये इलेक्शंस बॉयकॉट करने चाहिए अगर वो समझते हैं कि ये पार्लियामेंट जो है वो इस काबिल नहीं है कि उसमें पीटीआई शिरकत करेगी और इमरान खान साहब वहां पे जाके हुकूमत को टफ टाइम दें या अपना इनपुट दें, या जो कौमी फरीज़ा होता है मुंतखब अरकान असेंबली का अगर वो अदा नहीं कर रहे। तो इसलिए ये बात जो है ना, इनकी बहुत सारी कॉन्ट्रडिक्शंस हैं इमरान खान साहब की सियासत में। और फिर एक ही शख्स 8 हल्कों से खड़े हो और अगर वो 8 की 8 सीटें जीत भी जाएं तो पार्लियामेंट में तो उनको फिर साथ छोड़नी पड़ेंगी। तो ये कभी ना खत्म होने वाला सिलसिला जो है वो जारी रहेगा। इमरान खान साहब की हिकमत अमली बड़ी वाज़े तौर पर है कि वो नए इलेक्शन चाहते हैं, इसके लिए वो हर चीज़ आजमा रहे हैं। उन्होंने जो इदारे हैं उनको भी टफ टाइम दे रहे हैं, जलसों पे जलसे कर रहे हैं।
अब ये जो ज़िमनी इंतखाबात वाला मामला है, मेरे ख्याल से इसको पॉपुलैरिटी का वो टेस्ट देख रहे हैं और बताना चाहते हैं अपने मुखालिफिन को कि उनकी ऑन ग्राउंड कितनी सपोर्ट है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं समझता हूं कि ये मुल्क के लिए ये चीज़ जो है नुकसानदेह साबित होगी। इस वक्त पाकिस्तान की जो मईशत का हाल है, सैलाब के बाद जो तबाही हुई है, इसमें हमें थोड़ी सी स्टेबिलिटी की ज़रूरत है। किसी किस्म का आपस में इत्तेफाक राय ज़रूरी है। हुकूमत और अपोजिशन और खान साहब उसमें शामिल है, जाहिर बात है सबसे आगे हैं। उनके दरमियान के इलेक्शंस की डेट जो है वो तय करें बैठकर। लेकिन यहाँ पर जो है कॉन्फ्रंटेशन और पोलराइजेशन जो है वो उसका दौर दोहरा है। और मैं लेकिन ये रजा भाई, समझता हूँ आपको कि क्या ये लगता बिल्कुल है भी कि हुकूमती इत्तेहाद जो पाकिस्तान है, की मईशत के लिए तो कतई अच्छा नहीं है जी। हुकूमती इत्तेहाद जो है वो इस वक्त क्या सोच रहा है? क्योंकि जैसा कि हमने जिक्र भी किया कि 55 जलसे पीटीआई ने कर दिए हैं ज़िमनी इंतखाबात की तैयारी के सिलसिले में, तो हुकूमती इत्तेहाद ने तो कुछ भी नहीं किया। अब कुछ मिलेगा भी उनको, क्योंकि मैदान तो उन्होंने खाली छोड़ दिया है। कितना पहले पॉलिटिकल लॉस उनका इतना हो चुका है, अब ये भी इलेक्शंस अगर वो हार जाते हैं तो उनके हाथ में क्या रह जाएगी बात फिर? रजा भाई सुन सकते हैं आप? रजा रूमी साहब से हम दोबारा भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा, मैं आपकी जानिब आऊँगा। आप तो असम्बलियों से इस्तीफे दे चुके थे, अब आप लोग इलेक्शन में भी लड़ रहे हैं, तो इसी असम्बली में जाने की क्यों जल्दी है आप लोगों को, और आपकी फिर पॉलिसी क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखें, हमने अल्टीमेटली तो इसी असेंबली में ही जाना है और अवाम की ताकत, असल ताकत जो अवामी मैंडेट है उसके बलबूते पे जाना। और हम ये इन फस्तायत का शिकार उन ताकतों को ये बताना चाहते हैं जिनके बलबूते पे ये आए हैं कि अगर जमहूरियत है तो जमहूर ही असल ताकत है, ताकत का सरचश्मा अवाम है, और उनके मैंडेट से जो आएगा वही इस मुल्क में जमहूरी हुकूमत में हक हुक्मरानी रखता है। अब लड़ाई क्या है? देखें, पंजाब में अगर हम बायकॉट इलेक्शन का करते तो जो अवाम ने साबित किया, ये जो इंपोर्टेड हुकूमत हम पे और अवाम के ऊपर मुसल्लत की गई थी, उसको उन्होंने जितने अच्छे तरीके से, एहसन तरीके से अपने वोट की ताकत का इस्तेमाल करके रिजेक्ट किया। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारी दोबारा पंजाब के अंदर हक है। वो जो लोटे डी नोटिफाई हुए थे, मैं उनकी बात कर रही हूँ। अभी देखें, अभी क्यों खान साहब मेजर सीटों पे, तकरीबन सारी सीटों के ऊपर इलेक्शन लड़ने का इरादा क्यों उन्होंने किया? वजह यह है, और ये पूरी पार्टी का फैसला था, परवेज खटक साहब का आइडिया था, जो कि परफेक्टली मैं कहती हूँ इस सिचुएशन के लिए फिट है। इस असल में हम इनको ये बताना चाहते हैं कि अवाम आपको रिजेक्ट कर चुके हैं और उसका वो इजहार करेंगे अपने बैलेट पेपर के जरिए से, बैलेट बॉक्स से वो इनको आखिरी इंशाल्लाह इनके ताबूत के अंदर अवाम कील ठोकेगी। असल में हमारा तो झगड़ा है ही इलेक्शन कराने का, हमारा तो झगड़ा है ही कि आप जो भी फ्रेश मैंडेट के साथ गवर्नमेंट आए उसको फिर पूरी ताकत के साथ जितने भी हमारा आयन और कानून इजाजत देता है उसको वो एक्सरसाइज करे और इस मुल्क की बेहतरी के रास्ते पे इस मुल्क को लेके जाए। अवाम की जिंदगी में जमहूरियत अगर कोई सहूलत, कोई आसानी नहीं लेके आती इमरान, तो उसका क्या फायदा? मेरी बात सुने ना, जनरल इलेक्शन नहीं हो रहे, इलेक्शन पे आप लोग फिर राजी हैं, इतना मिल जाए बस ठीक है, काफी आपके लिए? नहीं, ये नहीं है राजी। इंशाल्लाह इस मुल्क के जितने भी मसाइल हैं, इस वक्त जो इकोनॉमी का जो क्राइसिस है, सबसे बड़ा क्राइसिस है, महंगाई अरूज पे है, तारीख की बदतरीन इन्फ्लेशन का सामना है अवाम को, बिजली के बिल, पेट्रोल प्राइसेस, और उसके अलावा जो जिस तरह से हमारे मुल्क की करेंसी जिस तरह से उसको मैं कहती हूँ कि शिकस्त का सामना है, अल्लाह माफ करे, इस तरह तो जंगों में भी नहीं होता। लिहाजा इस मुल्क की जो इकोनॉमी की जो स्टेबिलिटी है वो आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से लिंक्ड है। वो कैसे होगी कि आप एक बंदा डार की डारियों से नहीं होनी वो ठीक। कैसे लगता कि एक बंदा जो अपने ही दौरे हुकूमत में एक प्राइम मिनिस्टर के जहाज पे मफरूर था, पूरी दुनिया के जो इकोनॉमिस्ट थे उन्होंने उनको एक हिटमैन टू द इकोनॉमी, हिटलर करार दिया पाकिस्तानी मईशत के लिए, और उन्होंने ये किया। लेकिन उसके बाद उसी दोबारा से उसको ले आने से, ये डार के आने से, मिफ्ता के आने से पाकिस्तान के जो मसाइल है, अवाम के जो मसाइल है, वो हल होने वाले नहीं है। उन्होंने हल होना है एज अर्ली एज पॉसिबल फ्रेश इलेक्शन से। जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी हमारे मुल्क की इकोनॉमी ठीक हो नहीं सकती। सो हमारी ये जो स्ट्रगल है, एक तो ये जो
13 जमातों का जो गुलदस्ता है डाकुओं का, उनको बताना कि अवाम तुमसे कितनी नफरत करती है, क्योंकि आप मुसल्लत किए गए हो, आप अवामी मैंडेट के बरक्स लाए गए हो। आज भी सेंटर में जिनकी सबसे ज्यादा सीटें हैं वो पीटीआई है, जिसकी तकरीबन नहीं 4 सूबों में हमारी गवर्नमेंट है, पंजाब, केपी, जीबी एंड कश्मीर। और उसके बाद ये बताइएगा, आप जिस तरह से ये बताइएगा, क्या आप जो अभी जो जितने हलकों में इलेक्शंस होंगे, क्या इनके नतायज को आप लोग कबूल करेंगे? मैं ये अर्ज करूं, ये पहले भी जो अंदाजे लगा के बैठे थे, मैं पंजाब के बाई इलेक्शन की एग्जांपल इसमें फिर दूंगी, लेकिन हुआ क्या, अगर इन्होंने जैसे इन्होंने उस दौर में क्या किया था कि जो जिंदा लोग थे उनको मुर्दा करार दे दिया था, जैसे पहले मुर्दा वोट डाल जाते हैं, अगर इन्होंने रिगिंग करने की कोशिश की, अगर इन्होंने अवाम के मैंडेट पे डाका डालने की कोशिश की, उसका हिसाब अवाम लेगी। अवाम अपने मैंडेट की रखवाली करना जान गई है। जितना इन्होंने हमें ग्रिल किया है, जितना इन्होंने ऊपर इंतकामी कार्रवाइयां की है, जिस माहौल के अंदर हम पंजाब की सीटें निकाल के इनके हलक में से लेके गए थे, तो ये तो कोई मसला ही नहीं है। अगर इन्होंने कोई इस तरह के ओछे हथकंडे अपनाने की कोशिश की, उसका हिसाब इनसे अवाम लेगी, और वही कॉल का भी दिन होगा। ये भी मैं आज बताती जाऊं, अगर इन्होंने हमारे मैंडेट को मैली आंख से देखा, तो फिर वो जो जिस कॉल का ये इंतजार कर रहे हैं, वो कॉल ऑटोमेटिकली हो जाएगी, और फिर अवाम इनको खुद बताएगी इनका हशर करके कि किस तरह से आप लोग मैंडेट के ऊपर डाका डालते हो, उसी तरह जिस तरह आप अवाम के टैक्स के ऊपर डाके डालते हो। उनकी आंखों के सामने देखते ही देखते इस मुल्क के इदारे तबाहाल करते हो और अपनी अंपायर खड़ी करते हो, और फिर लोगों को भाषण देते हो कि मेरे दादा अबू बड़े अमीर कबीर थे, और उसी का चाचा कहता है फ्लोर ऑफ द हाउस कि मेरा अब्बा बड़ा किसान था, गरीब था। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अवाम इनकी एक एक झूठ उनके आगे खुल के सामने आ चुका हुआ है। जी, आपका पॉइंट आ गया। क्या पाकिस्तान में कोई जायदाद से लेके ये है वो जराए तक, अवाम इनको इसका बदला लेगी अपने वोट की ताकत का इस्तेमाल करके। ठीक है दानियाल चौधरी साहब, आप तो बड़ा भागने की कोशिश कर रहे थे ज़िमनी इलेक्शन से, अब तो लड़ना पड़ेगा आपको इलेक्शन। तैयारी तो आपकी कोई नजर नहीं आ रही, जलसे आपने किए कोई नहीं है, लोगों को मोबिलाइज आपने कुछ नहीं किया, महंगाई आपने बढ़ा दी, रोटी और गंदम की कीमतें आपने बढ़ा दी, पेट्रोल आपने बढ़ा दिया, तो कैसे जाएंगे आप इस इलेक्शन में, और फिर क्या उम्मीदें आपकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी इमरान साहब, पहले तो जिस तरह कह रही थी कि मुझे पता नहीं कौन बोला, लेकिन बीबी जिस तरह कह रही थी कि हम हमारे वर्कर्स डिसाइड करेंगे और हम तय से नैस कर देंगे, मुझे बताएं कि वो पैमाना क्या है? जी कि वो पैमाना क्या है जिससे ये डिसाइड करेंगे कि इनके इलेक्शन ठीक है, इलेक्शन खराब है? मुझे बताएं कि इनके खिलाफ जो डिसीजन आया, वो जब इनके हक में आया तो वो बंदा बहुत ठीक, जब इनके खिलाफ आया तो वो गद्दार। इलेक्शन कमीशन ने कसीदे पढ़ते रहे, जब उसने इनके खिलाफ फॉरेन फंडिंग केस को इनिशिएट किया तो वो गद्दार। जजेस इनके हक में चलते रहे तो ठीक, जब इनके खिलाफ फैसले आए तो वो भी गद्दार। आपकी अदलिया से लेकर ब्यूरोक्रेसी से लेकर जो भी इनके पार्लियामेंट, जहां जहां आप जाएं, जहां ये इनका वतीरा है, ये जब इनको पता है कि जब इनको पता है कि हम फारिग हो रहे हैं, हमारी छुट्टी है। कल इमरान खान की स्पीच में आपने सुना शायद, इमरान खान ने क्या कहा अपने कल परसों के जलसे में कि मेरी सोशल मीडिया टीम और ये, क्योंकि वो वहां तक तो रहते हैं लेकिन निकलते नहीं है, और अगर ना निकले तो मैं उनके खिलाफ सख्त एक्शन लूंगा टिकट होल्डर्स के। ये धमकियां क्यों दे रहा है इमरान खान? इसको पता है कि सवाए ये सोशल मीडिया के, सवाए बातों के, इनके पास क्या रह गया है? मुझे बताइए, आप महंगाई की बात कर रहे हैं, कौन सी महंगाई हमने की है? ये तमाम महंगाई इनकी वजह से हुई है। ये डॉलर की जो कीमत बढ़ती रही है इनकी पॉलिसीज की वजह से। आपकी जो बुरा हाल है इकोनॉमी का, इन्होंने 3 अरब की खातिर मुल्क को बेच दिया। फॉरेन फंडिंग के पीछे ये छुपते रहे, और फॉरेन फंडिंग से इन्होंने एक स्टेटमेंट दी, अपना पीआईए का भट्टा बैठा दिया। 3 अरब के लिए इन्होंने मुल्क बेच दिया, लेकिन ये $52 बिलियन जहां से आ रहे थे सीपैक, उसके ऊपर इनकी आवाज ना निकली। लेकिन चौधरी साहब, आप तो इस गवर्नमेंट में हैं, आवाम को कैसे मुतमईन करेंगे आप? इमरान साहब एक सेकेंड, आज एक कसीदे पढ़ रहे हैं अपने कामयाबी के, मुझे बताएं कि वो कसीदे किधर थे? 4 साल वो उनके इकोनॉमिस्ट किधर थे जिन्होंने इमरान खान का विजन को पूरा करना था? वो किधर थे लोग जिन्होंने पाकिस्तान की जो इन्होंने ड्रीम देखी थी मिस्टर इमरान खान ने, उसको एग्जीक्यूट करना था? इनके पास तो 4 साल इन्होंने मुल्क की तबाही निकाल दी, एग्रीकल्चर सेक्टर से लेकर। इनसे तो मैं और क्यों दूर, एग्रीकल्चर इन चीजों छोड़ दे। इमरान साहब मुझे बता दें कि इन्होंने 4 साल में इनसे पंजाब में और इस्लामाबाद में एक पुल नहीं बना, एक रोड ठीक नहीं हुई,
उनसे 8 साल में मेट्रो नहीं बनी। 10 साल से केपीके में बैठे हुए हैं, बताएं कि इन्होंने क्या काम किया है। इनसे 8 साल में एक मेट्रो बनी है जिसमें जो इन्होंने कहा था कि हम 15 अरब में बनाएंगे और वो 100 अरब क्रॉस कर गई और टच कर रही है। इनसे तो एक मेट्रो नहीं बनी। इन्होंने 300 डैम बनाने थे, इन्हें यूनिवर्सिटियां बनानी थी, इन्होंने गवर्नर हाउसेस को गिरा के पार्क्स बनाना था। सिवाय झूठे वादों के इन्होंने आवाम को दिया क्या है? क्या आवाम के साथ लेकिन दानियाल चौधरी साहब, पैमाना तो फिर इलेक्शंस ही है ना। रुपए में बेच के पैमाना जो है वो इलेक्शंस हैं, इलेक्शंस ज़िमनी इलेक्शंस होने जा रहे हैं। अगर इसमें भी आपको शिकस्त हो जाती है तो फिर क्या आप इखलाकी जवाब क्या रह जाएगा कि आप इस गवर्नमेंट को कंटिन्यू करें, क्योंकि आपकी पॉपुलैरिटी तो फिर खत्म हो जाएगी। इमरान साहब, इंशाअल्लाह पैमाना भी इलेक्शन ही है और इलेक्शन में ही आपको नजर आएगा और आपको इनको भी पता समझ आएगी कि दिस इज टाइम फॉर देम टू गो टू द क्लीनर्स। जो इन्होंने हाल किया है मुल्क का, जो इन्होंने किया है पाकिस्तान का हाल, क्या आप पाकिस्तानी अवाम पागल है या पाकिस्तानी अवाम या भेड़ बकरियां चराने वाले हैं खाली, जिनको पता नहीं है? आपको लगता है कि सोशल मीडिया पे ये खरीदे हुए बंदे जो गालियां गलोच और इंस्टीट्यूशन उनको गालियां देंगे तो ये सारा कुछ जीत जाएंगे? आप मुझे बताएं कि लोगों को नहीं पता कि जब आप क्या IMF के पास आपके वज़रा गए हुए थे तो उनकी क्या स्टेटमेंट्स लिख रही थी? ये पूरे मुल्क को सबटाज कर रहे थे, पूरे मुल्क को इनका था कि हम उसको सबटाज करें। क्या पाकिस्तान की अवाम को नहीं पता कि ये साइफर के नारे लगाते रहे, लेकिन साइफर हकीकत में क्या था कि इनको पता था जब पार्लियामेंट से उठा के इनको बाहर फेंका जा रहा है, इनकी सारी ऑपोजिशन ने अपनी बस हो गई है तमाम ऑपोजिशन की, तो इन्होंने साइफर का ड्रामा शुरू कर दिया। आपको क्या लोग भूल गए हैं कि बुजदार हुकूमत को भूल गए हैं? जो 5-4 साल पंजाब में क्या हाल हुआ, जहां मंडियां लगी हुई थी, जहां हीरो और चीजों के ऊपर हुकूमतें चल रही थी, ये सब चीजें लोगों को याद हैं। ये इनको लगता है कि आज नया ऊपर आके ड्रामा और गिमिक्री करेंगे और लोग भूल जाएंगे। ये हिटलर के टाइम में भी ऐसे वज़रा थे जो झूठ बोलते थे, चीखे पुकार की, जितना नहीं बोल रही थी मेरी बहन, ये जोर लगा रही थी और पता नहीं क्या क्या दिखा रहे थे और कह रहे थे। इनका जोर और तमाम बातें ये टेलीविजन तक ही रह गई हैं और सोशल मीडिया तक। अवाम को हकीकत पता है, अवाम को पता है इन्होंने मुल्क को किस तरह मुल्क को तबाह किया, मुल्क के साथ क्या ज्यादती की। इन्होंने कश्मीर को बेच के आ गए, इन्होंने पाकिस्तानी अवाम का 3 अरब पे सौदा कर लिया और आज भी ये किस मुंह से बोलते हैं अपने मुल्क के। इन्होंने पाकिस्तान के इंस्टीट्यूशंस को, नैब, देखिए बात सुने, ये जिस चीज का नारा लगाते हैं, ये नारा लगाते थे अकाउंटेबिलिटी और करप्शन। नैब हमने ये कर दिया। 8 साल मुझे बताइए बीबी कि नैब का हेड कौन था केपीके में? कौन था केपीके में नैब का हेड? कोई भी नहीं बता सकती। नैब 8 साल वहां गैर फाल रही, कोई केसेस नहीं इनिशिएट किए। मुझे बताएं 8 साल में इन्होंने क्या काम किया केपीके में करप्शन के ऊपर? सीपीआई करप्शन प्राइस इंडेक्स क्या कहती है कि 4 पॉइंट्स ज्यादा करप्शन हुई। फाइनेंशियल टाइम्स क्या कहती है आपकी? जाए ना चैलेंज करें बर्तानिया में जाके, जाए उनको। ठीक है जोई साहब, आपका पॉइंट आ गया। उन्होंने चैलेंज किया कि करप्शन के यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेनी है। यहाँ पर जोई साहब हमें छोटी सी लोग इनको छोड़ के गए, उन्होंने पहली चीज ये की कि ये करप्ट हुकूमत है। ठीक है जोई साहब, दोबारा आपकी जानिब भी हम आएंगे, लेकिन उससे पहले हमें रजा रूमी साहब की तरफ भी जाना होगा और उनसे हम ये पूछेंगे कि जो वज़ीर दाखिला पंजाब हाशिम डोगर का इस्तीफ़ा है, इसका असर लॉन्ग मार्च पे क्या पड़ेगा और पंजाब में कोई तब्दीली की आवाज़ उन्हें भी सुनाई दे रही है और कुछ उन्हें भी नज़र आ रहा है तब्दील होता हुआ। रजा रूमी साहब से हम ये पूछेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। लंदन में बड़ी अहम मुलाकातें हो रही हैं। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ से अलीम खान और रोहन चौधरी की मुलाकात हुई है। इतलात यही है कि अलीम खान और दीगर ने नवाज शरीफ को बता दिया है कि हमारे पास पंजाब में नंबर गेम पूरी है। और हनीफ अब्बासी ने इसके बाद ये बयान जारी किया है कि आवाम को ये खुशखबरी दे रहा हूँ कि अगले महीने पंजाब में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत होगी। तो रजा रूमी साहब, आपको क्या लगता है, पंजाब में कुछ तब्दीली आपको नज़र आ रही है? और अगर पंजाब में तब्दीली हो जाती है तो फिर कहाँ गया लॉन्ग मार्च? फिर जी शुक्रिया। देखिए, पंजाब में तब्दीली एक ही तरीके से हो सकती है और वो तरीका ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ जो है वो PTI से अपना इत्तेहाद तोड़ ले और वो PMLN और PPP की जो जॉइंट है पार्लिमानी स्ट्रेंथ, उसको ज्वाइन कर ले। और सिर्फ उसी तरीके से तब्दीली हो सकती है, क्योंकि उससे पहले जो अदालतों के फैसले आ चुके हैं वो अब बड़े वाज़े हो गए हैं कि जो MPs इधर से उधर जाते हैं, अपनी पार्टी को छोड़ते हैं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स जो हैं उनके ऊपर बड़ी वजाहत से ये ताकीद कर चुकी हैं कि फिर वो लोग वोट नहीं कर सकते, और जब वो वोट नहीं कर सकते और तो फिर वो अहल भी नहीं रहेंगे हुकूमत में आने के या नई हुकूमत बनाने के। अब सवाल ये पैदा होता है कि चौधरी परवेज इलाही क्यों छोड़ेंगे
पीटीआई को। इस वक्त तो चौधरी परवेज इलाही साहब अगर उन्होंने मुस्तकबिल में अपनी सियासत करनी है, इलेक्टोरल सियासत करनी है, तो पीटीआई तो मैदान में आगे है और पीटीआई की मकबूलियत जो है इमरान खान साहब की मकबूलियत पहले से कहीं ज्यादा है। इसलिए परवेज इलाही साहब भी सोच समझ के फैसला करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ बहुत से लोगों का यह भी कहना है कि चूंकि चौधरी परवेज इलाही जो है तारीखी एतबार से चौधरी बरादरान जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के बड़े करीब रहे हैं, और अगर इस्टेब्लिशमेंट उनको ये इस चीज का इशारा कर दे या ताकीद कर दे कि वो ये साथ छोड़ दें, तो फिर ये शायद मुमकिन भी हो सके। लेकिन मुझे अभी ऐसे कोई आसार नहीं लगते। मेरे ख्याल से ये ज्यादा प्रेशर टैक्टिक है रूलिंग कोalition की तरफ से, पीडीएम की जमातों की तरफ से, खुसूसन मुस्लिम लीग नवाज की तरफ से, ताकि पंजाब हुकूमत और पीटीआई जो है वो जरा दबाव में रहें कि वो हुकूमत बदल सकते हैं। उसके लिए ये काफी मुश्किल काम होगा होना जी। लेकिन रजा साहब, जैसे कि आपने खुद भी कहा कि इमरान खान साहब पहले से बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गए हैं, उनकी फॉलोइंग भी बढ़ गई है, लेकिन क्या वजह है इतने जलसे करने के बाद, इतनी धमकियां देने के बाद, इतने बयानात दागने के बाद, इतने नैरेटिव बनाने के बाद भी वो इतना प्रेशर नहीं डाल सके कि एक तो अपनी गवर्नमेंट बचा सकें, दूसरा ये कि जनरल इलेक्शंस करवा सकें? क्यों नहीं? देखिए, जनरल इलेक्शंस करवाने कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि उसकी वजह यह कि पाकिस्तान की सारी मतलब जो अक्सरियत है जमातों की, सियासी कुव्वतों की, वो उस गवर्नमेंट का हिस्सा है। आप देखें ना, काबीना का साइज देख लें, 70-75 हो चुका है गालिबन, इसलिए कि हर पार्टी और हर जो मकतबा फिक्र है सियासी वो इस रूलिंग कोalition में इस वक्त रिप्रेजेंटेड है। तो इसलिए जब आपके मुल्क की सियासी कुव्वतें और इस्टेब्लिशमेंट सब एक तरफ हों और वो कहें कि जी इलेक्शन अपने वक्त पर ही होंगे, तो फिर कबल इस वक्त होना बहुत मुश्किल है। पाकिस्तान में जो सियासी तब्दीलियां इस तरह की होती हैं, वो उनमें दो ही बड़े मुहर्रिकात हमने देखे हैं माजी में। या तो इस्टेब्लिशमेंट का बड़ा एक क्लियर व्यू होता है या एक पोजीशन होती है, और अक्सर बेशतर अदालतें माजी में उनका साथ देते आई हैं, या कभी कभी अदालतें खुद भी एक अपनी इंडिपेंडेंस दिखा के कोई इस तरह का फैसला कर लेती हैं। लेकिन इस वक्त जो है वो मेरा नहीं ख्याल कि या तो इस्टेब्लिशमेंट या अदालतें जो हैं वो नए इलेक्शन के लिए जो है इमरान खान साहब का फौरी तौर पे साथ देने को तैयार हैं। ठीक है, यानी कि आपको लगता है कि इलेक्शंस, जनरल इलेक्शंस जो हैं वो भी करीब करीब तो आपको नजर नहीं आ रहे, लेकिन नहीं ठीक, बहुत मुश्किल है अनलेस कि कोई आपस में लेन देन हो जाए, इमरान खान साहब की कोई अंडरस्टैंडिंग हो जाए इस्टेब्लिशमेंट के साथ, जो वो चाह रहे हैं करना। इसलिए तो बार बार न्यूट्रल्स को वो पुकारते हैं। आपको याद है 2014 के धरने में भी वो अंपायर की उंगली को कहते थे कि अंपायर उंगली उठा दो, फिर वो उठा ली अंपायर ने उंगली, उनकी मुलाकातें भी हुई, उस वक्त भी वो मामला नहीं हो सका था तय। और आज भी ऐसा ही मामला है कि वो आज भी इस्टेब्लिशमेंट से ही रिलीफ चाह रहे हैं। और हालांकि मैं ये समझता हूं कि उनकी पार्टी को हुकूमत वक्त के साथ मुज़ाकरात करने चाहिए, पार्लियामेंट में आके ये बात करनी चाहिए और पार्लियामेंट एज अ फोरम को इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है मुसरत साहिबा, तजवीज़ तो अच्छी है रजा भाई की कि पार्लियामेंट को एज ए फोरम यूज करें, आप सियासी जमातों से बात करें, मामला इस दफा आपका यहीं से हल होना है। देखें, रजा भाई की बातें किसी हद तक उनमें सेंस प्रिवेल कर रही है, और असल में देखें जब एक्चुअल मैंडेट के साथ इंशाल्लाह सारी जमातें आएंगी तो ये बात तय है कि इंशाल्लाह पार्लियामान ही और जमहूरी लोग ही इस मुल्क के जो अल्टीमेट जो फैसला साजी है या जो सही डायरेक्शन की तरफ जाना है, उसमें फैसले तो यहीं से होने हैं। लेकिन अभी पहले जो नून को कोई भाई साहब रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मैं 2-3 बातों के ऊपर रोशनी जरूर डालूंगी कि वो दानियाल चौधरी साहब हैं जी, वो आपको नहीं पहचान रहे, आप उन्हें नहीं पहचान। अच्छा जी, अच्छा, इम्पोर्टेंट चीज ये है, चले दानियाल साहब, इम्पोर्टेंट चीज ये है कि देखें इस वक्त 22 करोड़ अवाम एक तरफ है और ये उसका मुकाबला कर नहीं पा रहे, जिसकी वजह से ये बौखलाहट का शिकार है और अजीबो गरीब बातें करते हैं अपनी लीडरशिप की तरह। मुझे ये बताएं, मरियम का बदनामे जमाना वो मीडिया सेल और वीडियो सेल वो जाना जाता है, पेड कंटेंट वहीं से आता है। यहाँ पे तो अवाम ना सिर्फ लिख रही है, वो तो खुद जिसके आगे भी कोई जाके यूट्यूबर या कोई भी जलसों में हर जगह पब्लिक प्लेसेस के अंदर माइक करता है तो लोग आके इनको बताते हैं कि वो कितनी को हम उनको तनख्वाहें दे रहे हैं और जिस तरह से वो सबको बता रहे हैं उनकी औकात। इंपॉर्टेंट चीज ये है, घबराने वाली तो इसमें बात ही नहीं है। देखें, हम ये कहते हैं कि हम ये साबित हो गया कि हम अवामी मैंडेट के साथ आए थे। जो इन्होंने ताने तशनिए हमें दिए पूरे 3.5 साल, वो आज चौक में खुद इन्होंने अयां कर दिए माशाल्लाह से। जो
NRO 2, मैं ये कहती हूँ कि ये मुशर्रफ से भी बदतरीन NRO है, जिसको कभी कौम माफ नहीं करेगी, ना लेने वालों को ना देने वालों को। उसकी वजह यह है कि ये जो डाके पड़ते रहे हैं इस मुल्क के, पहले इदारे तबाह हुए, रेलवे, आज अवामी मैंडेट पे आए हैं, अवाम के मैंडेट पर आए हैं, तो उसी असेंबली में तो ये लोग भी थे, तो क्या ये लोग फिर अवामी मैंडेट पे नहीं है आपके ख्याल में? नहीं, हमने इनको कभी नहीं कहा। मैं आपको बताती हूँ, मैं अर्ज करती हूँ, मैं आपको एक इस वाले टेन्योर की मैं बात बताती हूँ कि अवाम आज डाके का जो डायरेक्ट इफेक्ट है वो आपकी अवाम है। आज जब उनको अपने बच्चियों के जेवर बेच के, जहेज का सामान बेच के बिल पे करने पड़ते हैं, तो वो इनको छठी का दूध याद दिलाएंगे। ये घबराते क्यों हैं? फ्लड आ गया जी भाई, जहां पे इलेक्शन बाय हो रहे हैं वहां पे तो कोई उन जिन कंस्टिट्यूएंसीज में हो रहे हैं वहां पे कोई फ्लड के असरात भी नहीं है। अभी सिंध में पानी होल्ड करके बैठे हुए, कितनी देर कबूतर आंखें बंद करके बैठेगा? बिल्ली सामने खड़ी है, अवाम इनको दबोचेगी। इनको लगता है ना हमारी जज्बाती बातें हैं, ये उसका कुछ भी नहीं है, अशरे अशीर भी नहीं है। जो मैं जिस वे में बात कर रही हूँ, अवाम को फेस करने के लिए आप लोग तैयार हो जाएं। पंजाब का इलेक्शन आप भूल जाएंगे, जितनी सीटों की आप परसेंटेज लगा के बैठे थे ना, हम क्यों ना कहें कि बायस्ड है इलेक्शन कमीशन। खुदा की पनाह, मुर्दा लोग पहले आप लोगों ने वोटर लिस्टों में डाले हुए थे। ये कोई मजाक है कि 6 मिलियन प्लस आप लोगों ने जिंदा लोगों को मुर्दा करार दे दिया? फिर एक एरर था जिसकी वजह से जब हमने वो पॉइंट आउट किया तो फिर 5 मिलियन प्लस जिंदा हो गए। ये ओछियत कंडे अवाम, मैं ये कहना चाहती हूँ, ये कोई जज्बाती बात नहीं है। अगर इन्होंने रिगिंग की तो वो तो साबित हो जाएगा, पोलिंग डे पे मीडिया भी रिपोर्ट करेगा कि कहां राज था, कहां लोगों ने वोट डाला, निकला कहां से। ये तो वाज़ेह सी बात है, इसमें क्या ऐसी कोई छुपी हुई बातें तो आपने तो बहुत बड़ा दावा कर दिया है। आपने तो ये कह दिया है कि 22 करोड़ अवाम जो हैं वो इस वक्त PTI के साथ हैं। अवाम से ये सब लोग कैसे मुकाबला करेंगे? और आपने ये भी कह दिया है कि अवाम इनको दबोचेगी इलेक्शंस में। मैं यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, छोटी सी। चोरों का गुलदस्ता इनको वो बताएगी, जिस तरह ये एक जो ये जो पिक्चर है ना चोरों की, जिसका मौजूद, जिसका जो आर्टिस्ट है, उसको भी अवाम माफ करने को तैयार नहीं है। तो ये तो इन्होंने तो फेस करना है डायरेक्ट। यही सवाल हम रखेंगे दानियाल चौधरी साहब के, लेकिन फिलहाल मुझे यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेनी है। वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा ये कह रही थी कि 22 करोड़ अवाम जो है वो PTI के साथ है। तो दानियाल चौधरी साहब, अगर 22 करोड़ अवाम PTI के साथ है तो फिर आपके साथ कौन है? और क्या आपको भी पता है कि अवाम आपके साथ नहीं है? देखें जी, पहले तो मैं एक चीज़ बोलूं कि इन्होंने माशाल्लाह फिर इतने मुसर्रत साहिबा ने इतना ज़ोर से तकरीरें की और सब कुछ किया, लेकिन ये अभी भी नाम बताने से कासिर है कि 8 साल अकाउंटेबिलिटी की बात करते हुए कौन हेड था नैब का? कौन था नैब को हेड कर रहा था? क्या अकाउंटेबिलिटी की इन्होंने? दूसरी ये बात कर रहे थे 22 करोड़ अवाम, इनका 22 करोड़ नहीं 40 करोड़ अवाम इनके साथ है। ये सोशल मीडिया पे बैठे हुए लोग हैं, ट्विटरों से बाहर कभी नहीं निकले ये, और ये नाच गाने वाले लोग हैं। इन लोगों को क्या पता पॉलिटिकल ग्राउंड रियलिटीज का? इनको गरीब बंदे का क्या पता? इनको रेडी वाले का क्या पता? इनको क्या पता कि क्या नाम है एक गरीब बंदे पे क्या गुजर रही है? ये बात कर रही है कि लोग अपनी जेवरात बेच के अपना बिजली का बिल दे रहे हैं। तो आपके ख्याल में जो जेवरात बेच के बिजली का बिल देंगे, उनको नहीं पता कि आपने क्या किया है? ये आपकी वजह से बिल महंगे हुए हैं, ये आपकी वजह से ही। हमें जब हुकूमत मिली थी तो पाकिस्तान में बिजली नहीं थी बीबी, यहाँ दहशतगर्दी पीक पे थी। यहाँ आपका सबसे बड़े 2 मसले थे, एक जो लोड शेडिंग खत्म करेगा और दूसरा जो आपकी दहशतगर्दी खत्म करेगा। दोनों नासूर जिनों को हमने खैराबाद का, आप बताएं, आपने इंडस्ट्री लगवानी थी, आपने वो बिजली पूरी करानी थी कमर्शियल इस्तेमाल में कि सस्ती सार्फिन को सस्ती बिजली मिल सके। आपने कौन सी इंडस्ट्री लगवाई है? आपने 4 साल में किया क्या है मुझे बताएं। फिर मेरी बात हुई कि मुझे एक इस्लामाबाद का पुल तो गिनवा दें, आ रही है मुझे पुल गिनवा दें कि कौन सा ब्रिज इन्होंने 4 साल में इस्लामाबाद में एक ब्रिज भी बनाया, तो मैं कहूंगा यार कि इन्होंने वेल डन, इनकी गवर्नमेंट है। CPEC जो हम 90% पूरा करके गए थे, उनके लूप्स बनाने थे, ये लूप्स तक नहीं बना सके। ये तो मेट्रो चलानी थी इन्होंने, यहां से एयरपोर्ट तक, वो तक नहीं चला सके। ये ऐसी नाअहल और नाकाम और इनकॉम्पिटेंट गवर्नमेंट है, इन्होंने पाकिस्तान का भट्टा बैठा दिया है। जो पिछले साल में 70 सालों में कोई हुकूमती और आमराना दौर नहीं कर सके, जो इन्होंने 4 साल में फेडरल में और 8 साल में KPK का हाल कर दिया है। मुझे आज ये बताइए, इतनी बातें कर रहे हैं, शो डाल रहे हैं, सारा कुछ इन्होंने किया क्या है भाई? क्या प्रोग्राम लेके आए हैं? कहां से रिलीफ डाला है? लेकिन चौधरी साहब, वो तो ये कह रही है कि इसके बावजूद अवाम जो है वो उनके साथ है। और आप जलसे देख लें, इतने जलसे उन्होंने कर लिए और आप लोग तो जलसा नहीं कर सके, तो इतनी ज्यादा अवाम का मुकाबला किस तरह से करेंगे? मुझे एक बात बताएं, मुझे एक बात बताएं, मुझे एक सेकंड। कल इन्होंने पिंडी में जलसा किया था,
पिंडी में जलसा किया था, आप उस जलसे का हाल देख लें। उसके सामने मैं 2 दफा गुजरा था, मेरे हल्के में है, खुदा की कसम मेरी गाड़ी तक, मतलब पिंडी में ये हाल होता है कि गाड़ियां चौक हो जाती हैं। शहबाज शरीफ पार्क जो इतना सा है जहां जलसा किया, इट वाज सच ए बैड फ्लॉप, इतना बुरा फ्लॉप कि मैंने कभी इससे तो बड़ी मैं अपनी यूसी में मैं मीटिंग कर लूं और जलसा कर लूं यार। मतलब थोड़ा सा तो आप लोगों को अपना कैलिबर दिखाना चाहिए, थोड़ा स्पोर्ट्समैनशिप दिखाएं, करें जलसे यार। लियाकत बाग में आप 8,000 बंदा डाले, 12,000 बंदा डाले, फुल हो जाता है। लियाकत बाग नहीं फुल कर सके, भागे लियाकत बाग से नवाज शरीफ पार्क में चले गए। जाए करें। आप मुझे बात बताएं, दूसरी बात करें रेगिंग कौन सी रेगिंग यार? केपीके में किसकी हुकूमत है भाई? इनकी हुकूमत है। पंजाब में महंगाई, पंजाब में किसकी हुकूमत है? इनकी हुकूमत है। सैलाब आया हुआ है, इनके चीफ इनके पंजाब में क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं पंजाब के लोगों के लिए? साउथ पंजाब के लोगों की चीखें निकल गई हैं। मुझे बताएं क्या रिलीफ पैकेजेस लेके जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? ये सिवाय झूठी बातों के लोगों को गुमराह करने के पूरे मुल्क में तो हुकूमत इनकी है भाई। ठीक हो गया, हुकूमत नहीं है। मैं जरा रज़ा रूमी साहब से एक सवाल करना चाह रहा हूं। झूठ बोल रहे हैं, झूठ पर झूठ, और इनका ये वतीरा, मैं आप दोनों के जाने में आऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं बोलो कि रज़ा साहब के जाने में झूठ से मुतमईन हो जाए। अगर आप मुझे मौका देंगे, रज़ा रूमी साहब फारिग होंगे, रज़ा रूमी साहब फारिग होंगे, ये बताइए कि लॉन्ग मार्च आपको होता हुआ नजर आ रहा है? एक जानिब केपी की गवर्नमेंट पीटीआई की, पंजाब की गवर्नमेंट पीटीआई की, और राणा सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि हमने इस्लामाबाद इनको अंदर दाखिल नहीं होने देना। कोई इंतशार देख रहे हैं आने वाले दिनों में, खासतौर पर अक्टूबर के महीने में? देखिए, लॉन्ग मार्च की खान साहब की तो मुकम्मल तैयारी है। उनका तो अभी जो है जो पत्ता उन्होंने संभाल के रखा हुआ था, अब वो उसका वक्त आ गया है। नवंबर से पहले पहले वो पत्ता उन्होंने इस्तेमाल करना है। अब सवाल ये पैदा होता है कि उनकी, जैसे आपके इल्म में है कि उनकी जो है बैक चैनल के ऊपर मुलाकातें भी हो रही हैं। ये अब जो है पब्लिक रिकॉर्ड में आ चुका है कि उनकी मौजूदा आर्मी चीफ से मुलाकात हुई है, सदर पाकिस्तान ने उसको फैसिलिटेट किया है, और भी रवाबित उनके और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जारी हैं। गालिबन हुकूमत के साथ भी बैक चैनल बातचीत हो रही होगी। अब ये उस पर डिपेंड करता है कि वो जो मुज़ाकरात हैं वो किस हद तक कामयाब या किस हद तक इमरान खान साहब को मुतमईन कर सकते हैं। अगर तो वो कामयाब हो जाते हैं तो फिर ये लॉन्ग मार्च जो है ये उस तरह से नहीं होगी जैसे खान साहब कह रहे हैं। लेकिन अगर ये कामयाब नहीं होते और खान साहब की जो डिमांड्स हैं इलेक्शन के हवाले से और आर्मी चीफ की तकर्रुरी के हवाले से, बस साफ साफ बात करनी चाहिए, खुद ही वो उसका जिक्र कर चुके हैं, अब सबके सामने है। अगर वो नहीं पूरे होते तो फिर गालिबन वो कोशिश पूरी करेंगे आगे बढ़ने की। और अब ये सवाल पैदा होता है कि उस वक्त जो है पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया वो उनका साथ देते हैं या वो हुकूमत वक्त का साथ देते हैं। इस वक्त तक के जो अभी तक के जो आसार हैं वो यही हैं कि वो इस वक्त हुकूमत को ही बैक करेंगे, और खान साहब को भी ये बात पता है, इसीलिए वो बार बार तो रज़ा भाई अगर आप मुख्तसर ये भी हमें बता दें, क्या हुकूमत वक्त के पास ऐसा कोई पॉलिटिकल प्लान है कि इमरान खान साहब को किसी भी तरीके से सियासी मामलात के अंदर इन्वॉल्व कर लें और पार्लियामेंट में उनकी वापसी हो सके? जी, मेरे ख्याल से उनको बिल्कुल जो भी हुकूमत वक्त होती है, मैं समझता हूँ ये उसका फर्ज होता है। जब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे तो हम उनको कहते थे कि आप अपोजिशन से मुज़ाकरात करें, आप उनको दावत दें मुल्की मामलात के ऊपर, मुल्की उमूर के ऊपर। आप इनको बेशक ना पसंद करें, बेशक आप उनको चोर डाकू समझते हो, लेकिन वो पार्लियामेंट में मौजूद हैं, लोगों के वोटों से मुंतखब हो गए हैं। यही बात आज की हुकूमत पे सादिक आती है कि इमरान खान साहब जो है वो सबसे बड़ी पार्टी है पार्लियामेंट में, 150 से ज्यादा ठीक है रज़ा भाई, मुझे यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, बाद हाजिर होंगे, आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। वज़ीर दाखिला पंजाब हाशिम डोगर ने अपनी वजारत से इस्तीफ़ा दे दिया है। लॉन्ग मार्च से पहले ऐसा क्या हुआ कि इस्तीफ़ा देना पड़ गया? मुसरत साहिबा, अब लॉन्ग मार्च से पहले आप समझती हैं पीटीआई को एक धचका है कि वज़ीर दाखिला पंजाब ने इस्तीफ़ा दे दिया? अच्छा, मैं इसके ऊपर आने से पहले आपका ये जो सवाल है, इससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अभी जो इनकी तलाल या दानियाल बैठे हुए, जो इनकी जो फ्रस्ट्रेशन थी वो इनके अल्फाज से जाहिर थी। मैंने कोई काबिल एतराज जो अल्फाज थे उनका इस्तेमाल नहीं किया। नाचने गाने वाले कौम की बेटियों को, नाचने गाने वालों को मैं बताना चाहती हूँ कि मरियम ने भी अच्छा गाना गाया था, नवाज शहबाज हमजा बहुत अच्छा गाना गाते हैं, और जब आपका जलसा देखने के लिए लिबर्टी कोई नहीं आया तो आप अल्लाह रखा पेप्सी और बेचारी हिना भट्ट को ले आए थे। लिहाजा सोच समझ के बात करें। और अगर ये इस शख्स की अकल को मैं क्या कहूँ, इनकी बात को कोई कितना सीरियस लेगा कि एक तंजीमी पार्टी का जो ओथ टेकिंग सेरेमनी थी
ऑर्गेनाइजेशन की, उसको माशाल्लाह ये इनको जलसा लग रहा है, तो ये भी हमारी कामयाबी का मुंह बोलता सबूत है। अब दानियाल डिसाइड करेगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे बड़े फ्लॉप है, और वो जो सियासी यतीम यहाँ पे अपने अब्बा की फोटो लेके निकली थी गुजरांवाला तक, 4 दिन लगे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए और मुंह छुपाने की जगह नहीं मिली थी ना हमजा को ना मरियम को। मैदान लगाओ ना, टीवी शोज पे बातें ना करो। दानियाल आप जाके पिंडी में जलसा करके दिखाओ, यूनियन काउंसिल में आप खान साहब से बड़ा जलसा कर सकते हो। आप अगर अहमकों की जन्नत में रह रहे हैं तो हमें उसका पॉलिटिकल फायदा है। अगर आप दीवार पे लिखी हुई शिकस्त और अवाम का समंदर आपको नजर नहीं आ रहा और कांपे टांग जाने वाले अगर मनाजिर वो बेहतर थे हमसे, तो फिर मैं आपको कुछ नहीं कह सकती। अवाम ही डिसाइड करेगी। और आपकी ये सारी बातें सुन के बहरहाल जिन्होंने भी आपको सुना है किसी ने सीरियस नहीं लिया, बिकॉज आपने सेंस के साथ बात ही नहीं की। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि नाच गाना इस खानदान का जरा बैकग्राउंड देखो, जहां से ये आए थे, ये बेहतर करते हैं। आप कौम की बेटियों को नाचें। आपके जलसों में क्या होता है बाय द वे, क्या करते हैं आप लोग? आप कौम की बेटियों को, अपने वोटर्स को आप इस तरह से कहते हैं। अल्लाह रखा पेप्सी वाला शो। मुशर्रफ साहब वक्त थोड़ा कम है, वक्त हमारे पास खत्म हुआ चाहता है। दानियाल साहब अगर क्विकली आप रिस्पॉन्ड कर दे 30 सेकंड्स में सिर्फ। सर मैं इनको, अब मैं एक सेकंड, मैं नाच गाना, इनको यही तो बात है। आपका मुल्क 1/3 मुल्क डूबा हुआ है बीबी। आपके बच्चों जिसके घर में लाशें पड़ी हैं, आपका सैलाब से बह गए हैं, और आप अपने जलसों में आप कॉन्सर्ट्स कर रहे हैं। यार आप कौन सी बात कर रहे हैं नाच गाना? आपने नहीं, ये सैलाब ने दबोया है। और आपके जिसके घर में, हमारे पंजाब में ना, पंजाब में हमारे एक रवायत है हमारे में, इस मुल्क में, कि जिसके घर कोई बच्चा मर गया तो साथ में शादी भी हो रही है ना, तो वो थोड़ा सा हौसला कर लेता है। आपका मुल्क के बच्चे आपके डूबे में है, आपके मुल्क सैलाब के 1/3 कंट्री अंडर वाटर, और आप अपने कॉन्सर्ट्स कर रहे हैं जलसों में। हम आपकी माओ बहनों बेटियों को नहीं कह रहे, हम सबका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये लड़ाई तो आपने देखी, लेकिन इस सियासतदानों की लड़ाई के अंदर आपको सिर्फ इतना बता दूं कि लाहौर के अंदर जो रोटी है वो 15 रुपए की हो गई है और नान जो है 25 रुपए का हो गया है। अब क्या खाएगा गरीब इंसान? इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।